सो डियर नीट एस्पिरेंट्स, आपका पेपर हो चुका। आई होप सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और सभी बच्चे बहुत अच्छे से करके आए हैं। और जैसा हम देख रहे हैं मैम, पेपर इस बार पिछले पेपर से थोड़ा सा ठीक है, था। थोड़ा अच्छा था। हाँ, थोड़ा अच्छा था। जैसे दो क्वेश्चन अटक गए। हाँ, जैसे असर्शन, रीजन बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने ज्यादा रखे। लास्ट जो नीट हुआ था उसमें उन्होंने मैच द फॉलोइंग का लेवल बढ़ा दिया। लेकिन एक चीज देखो, कॉकरोच से अभी भी कोई क्वेश्चन नहीं। मुझे लगता है इस बार से हमें सेम सर, हमारे जो चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उससे फ्रॉग बेस्ड क्वेश्चन अगेन 2 आए हैं। बिल्कुल, मतलब टिश्यूज भी टच नहीं। और मैम बॉटनी की बात करूं तो लिविंग वर्ड में पहली बार इतने क्वेश्चन आए हैं। लिविंग वर्ड से आप देखिए ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन है लिविंग वर्ड से। सही बात है। तो ये कुछ थोड़ा अलग किया है एनटीए ने। ऐसे हमारे इवोल्यूशन से आए, हार्डी विनबर्ग जो इतने सालों से नहीं आया, तो कई अच्छा रहा। कुछ चेंजेस हैं। कुछ चेंजेस हैं। दे आर ड्रास्टिक चेंजेस एज कंपेयर टू प्रीवियस नीट पे। और जैसे सुनने में आ रहा है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो लेवल काफी थोड़ा अप गया है। तो देखेंगे इस बार रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारा ये कोड 70 है, जिसका हम 3, मैं बॉटनी फैकल्टी सचिन सिंह, सर मैं ज़ूलॉजी फैकल्टी कविता लखेरा, मैं ज़ूलॉजी फैकल्टी जैस्मिन वाधवा। तो लेट्स स्टार्ट कोड 70। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ कोड 70 मास सो बेटा क्वेश्चन पूछा उन्होंने रेप्टिलिया से। तो क्वेश्चन 91 कोड 70 का, तो उसमें वो पूछ रहे हैं रेप्टाइल का लोकोमोशन पूछा है उन्होंने। तो रेप्टाइल का नाम रेप्टाइल ही उसके मोड ऑफ लोकोमोशन पे पढ़ा था। तो द क्लास नेम रेप्टाइल रेफर्स टू क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ देयर लोकोमोशन। सो द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। फिर वो पूछ रहे हैं स्टेटमेंट 2। उसने सारी तो कहानी सही लिखी सर, बट उन्होंने वहां मेंशन कर दिया 3 चैम्बर्ड हार्ट। और हमें भी पता है बहुत पहले से कि अमंग जितने भी हमने रेप्टाइल्स पढ़े उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट से बनता है क्रोकोडाइल का। तो जो हमारा स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट 1 इज एग्जैक्टली इट इज करेक्ट। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर 4th। ठीक है बेटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बॉटनी से है मैम। तो ये पूछा है फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है कि केल्विन साइकिल। अब हम जानते हैं कि केल्विन साइकिल अगर हमें एक ग्लूकोज बनाना है तो एक ग्लूकोज के लिए 6 साइकिल्स को रिवॉल्व कराना होगा। और यहाँ पूछा है कि 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनने हैं। तो बहुत सिंपल है, 6 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, मतलब 18। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन फर्स्ट। 18 केल्विन साइकिल करानी होंगी आपको 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए। आगे चलते हैं। तो मैम अगला क्वेश्चन फिर से बॉटनी से रिलेटेड है और ये फिर से आपका क्वेश्चन आ गया फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। तो मैम जैसे फोटो रेस्पिरेशन से भी अब तक कोई क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन इस बार देखिए आप, हाँ क्वेश्चन बन गया और बड़ा सिंपल पूछा। जैसे बच्चों को समझना होगा कि आरयूबीपी 5 कार्बन का अपना होता है। अब 5 कार्बन के साथ हमें एक CO2 जोड़ेंगे, तभी तो हमारे पास 6 कार्बन होंगे, तभी हम 2 मॉलिक्यूल पीजीए के बनाएंगे, उसके बाद हमारा ग्लूकोज बनेगा। बट यहाँ पर क्या होता है कि आरयूबीपी से बाइंड कर जाता है आपका ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन बाइंड करने के बाद एक पीजीए तो बनता है 3 पीजीए का, एक मॉलिक्यूल तो बनता है, बट एक बनता है आपका 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट को मैम पेरोक्सीसोम में और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाकर फिर एक कार्बन की बैलेंसिंग की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे फॉस्फोइनोल पाइरुवेट को लेकर। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी था। सर जहाँ तक मुझे याद है फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। हाँ, वेस्टफुल प्रोसेस होती है मैम, क्योंकि वेस्टफुल इसमें कुछ NADPS नहीं बनता। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है यहाँ पर। तो प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है मैम, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। जिम्नोस्पर्म्स में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरेंजिया मतलब स्पोरोफाइट पर रहते हैं। अब ये क्वेश्चन की लाइन है एग्जैक्टली एनसीईआरटी की यहाँ की, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन भी होगा मैम। बच्चों को कंफ्यूजन क्यों हुआ होगा? क्योंकि मेल पोलन ग्रेन तो बाहर रिलीज करता है, ठीक है, तो पोलन ग्रेन बाहर आता है, ठीक है, वो रिमेन नहीं रहता है स्पोरोफाइट पर पूरे टाइम के लिए। बट ये कहना चाह रहे हैं एज कंपैरिजन टू दी ब्रायोफाइट और टेरियोफाइट, तो उस सेंस में ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर रिटेन करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, जिम्नोस्पर्म में सीड कवर्ड नहीं होता, नेकेड सीड है, हम पहले से जानते हैं। जिम्नोस्पर्म का मीनिंग ही होता है नेकेड सीड। नेकेड सीड क्यों होता है नेकेड सीड? क्योंकि उसमें ओवरी
नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है तो ओव्यूल सीड बन जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। फर्स्ट 94 क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेटिव बनाने की कोशिश की है रेस्पिरेशन चैप्टर से। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड आर प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस फ्रॉम 206 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अब मैम हम जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, तो हमारे कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहे हैं यहाँ पर 206। तो बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, सिंपल कैलकुलेशन, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है और इसका आंसर 412। तो ऑप्शन हमारा कौन सा गया, फर्स्ट। तो बच्चों को काफी इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। ये कुछ ऐसा है कि हल्का सा ट्रिकी बनाया है और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है। अगेन फ्रॉम दी बॉटनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये मैम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे फंगस से क्वेश्चन उठाया है और ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। तो आप देखेंगे कि भाई ये जो 2 गैमीट्स होते हैं फंगस में, पहले इनका फ्यूजन होता है तो n+n स्टेज आती है, ये हो गई प्लाज्मोगैमी। अब इसके बाद होगी कैरियोगैमी, जाइगोट बनेगा। फिर मियोसिस होने के बाद ये 2n है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे n के। तो सिंपल है कि हमारा जो ऑप्शन है ए ऑप्शन कोड करेगा हमारा थर्ड को, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लाई, सॉरी ए ऑप्शन सेकंड और बी ऑप्शन थर्ड और सी ऑप्शन फर्स्ट। तो ए सेकंड, बी थर्ड, सी फर्स्ट। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 96 ऑप्शन 2 करेक्ट हुआ। लगातार बॉटनी के क्वेश्चन आ जा रहे हैं मैम। 104। ये भी सेल चैप्टर से है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन एनक्लोज। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स को एनक्लोज करती है, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें सारे ही एंजाइम्स मिलते हैं। आप कह सकते हैं उसमें अपना डीएनए भी मिलेगा, आरएनए भी मिलेगा, हाँ सारी रेस्पिरेटरी एंजाइम उसमें प्रेजेंट होंगे, क्रेब्स साइकिल वगैरह के। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। फाइलोटैक्सी पर भी मैम क्वेश्चन काफी बार आता है। मॉर्फोलॉजी में फाइलोटैक्सी के जनरली एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, बट इस बार बहुत सिंपल चीज पूछी है कि अरेंजमेंट, लीव्स के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं। फाइलोटैक्सी उसका नाम है। तो अगेन इसका भी बड़ा सिंपल सा है हमारे पास ऑप्शन है सेकंड, ऑप्शन सेकंड डायरेक्ट क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी से। चलिए मैड काउ डिसीज पर भी क्वेश्चन बहुत टाइम बाद आया है। बैक ईयर में बच्चे बताते हैं, पूछते थे ये क्वेश्चन, लेकिन मैड काउ डिसीज जो प्रायोन्स करता है, प्रायोन्स में हम ध्यान है आपने पढ़ा है एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, तो वो एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर करते हैं। तो बहुत सिंपल आंसर है, ऑप्शन 2 ही है इसका भी आंसर। तो मैड काउ डिसीज हमारा प्रायोन्स करता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेल थ्योरी पर भी क्वेश्चन आ गया। इस बार एक करेक्शन भी था मैम, हमने बच्चों को बताया था कि ये शेवॉन जो थे इनका ब्रिटिश शेवॉन थे, जर्मन कर दिया है, हाँ जर्मन कर दिया ब्रिटिश से, बट उस पर क्वेश्चन नहीं पूछा, सिंपल पूछा कि सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेट करी। तो आपका इसका भी ऑप्शन 2 है, शेल्डन एंड शेवॉन। Again, which of the following plant growth regulator promote internode elongation prior to flowering in cabbage? इस प्रोसेस को नाम भी दिया जाता है बॉल्टिंग, इसको बॉल्टिंग बोलते हैं हम लोग। तो बॉल्टिंग में कुछ नहीं होता, जैसे जिबलिन जाना ही जाता है इंटरनोडल इलोंगेशन के लिए, तो इंटरनोड्स का साइज इलोंगेट करा देता है। तो जो ये रॉसेट प्लांट्स होते हैं खासकर कैबेज वगैरह, इसका साइज इंक्रीज होता है, स्टेम इंक्रीज हुई, इसके स्टेम की नोड इंटरनोड इंक्रीज हुई तो साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर जाएगा अपना ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 जिबलिन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 102 सिंपल क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस से पूछा है कि कौन सा पिगमेंट है जो 700 नैनोमीटर पर जिसका रिएक्शन सेंटर फोटोसिस्टम 1 और वो पीक शो करता है, एब्जॉर्प्शन पीक शो करता है। तो एक हमारा ग्राफ बना हुआ है एनसीईआरटी में, जिसमें आपका क्लोरोफिल ए 2 बढ़िया पीक शो करता है। एक पीक तो जाता है मैम आपका ब्लू कलर के आसपास और एक रेड के आसपास। तो बहुत सिंपल आंसर है इसका, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ऑप्शन 3। फिर से मैम प्लांट किंगडम का क्वेश्चन, और ये भी बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल से क्लास पूछी गई है ट्रेडियोफाइट्स की, और ट्रेडियोफाइट्स की जो क्लास है सिनोप्सिडा इज द क्लास ऑफ द ट्रेडियोफाइट्स। तो इसमें भी कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन 1।
बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स में ही पूछा जाता है फॉर स्पिनोसाइड, देयर आल्सो वी यूज्ड टू टीच यू द आंसर एज टेरिडोफाइट्स। हाँ बिल्कुल सही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पूछ रहे हैं 104th क्वेश्चन पूछा है उन्होंने फ्रॉम द चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब उसमें उन्होंने बेटा हमें अरेंजमेंट पूछ रखा है, करेक्ट ऑर्डर पूछ रहे हैं, वो सीक्वेंस पूछ रहे हैं, और वो भी पूछा जा रहा है वो लोअर लिम्स की बोन्स पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हमें पता है अमंग ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सबसे पहले तो आएगा फीमर, फिर आएगा पटेला, फिर आएगा टीबिया, और लास्ट आते हैं हमारे टार्सल्स। सो इसके हिसाब से फीमर, पटेला, क्यों नहीं चल रहा है मेरे से? इधर से चला इसको हम दूसरी तरफ से पकड़िए। हाँ अब आ रहा है, ठीक है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे पहला फीमर, पटेला, टीबिया बोन और लास्ट वाला टार्सस। तो इन चार ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन जाएगा हमारा आंसर 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर बॉटनी से हो गया। Which of the following plant growth regulators is used as herbicide? ये भी मैम बहुत फेमस और कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। तो इसका आंसर 2,4-D है, बहुत सिंपल है। ये क्या करता है, 2,4-D का स्प्रे अगर हम कर दें तो मोनोकॉट को नहीं किल करेगा, लेकिन डाइकॉट को किल कर देता है। तो ऑप्शन इसका सेकंड। शायद टच हो रहा था। अब देखिए ये क्वेश्चन लिविंग वर्ड से बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हालांकि जीनस जो रिप्रेजेंट करता है, हमने पढ़ा है कि पहले हमारा स्पीशीज होती है और स्पीशीज के बाद जीनस होता है। तो जीनस क्या है, एक क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को रखने वाला एक ग्रुप है। तो बहुत सिंपल है, ऑप्शन 4। तो क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर ऑप्शन 4। द प्लास्टिड दैट स्टोर्स ज़ैंथोफिल्स इज नोन एज। ज़ैंथोफिल्स मैम एक पिगमेंट है, सभी बच्चे जानते हैं ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स ये पिगमेंट्स हैं। हालांकि ज़ैंथोफिल क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है, लेकिन हमने बेस्ट ऑप्शन चुनना है और वो है क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट में ही येलो से ऑरेंज कलर की चीजें होंगी, राइप एंड फ्रूट्स में होता है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स। अगेन क्वेश्चन पूछा उन्होंने फ्रॉग्स के ऊपर और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा उन्होंने रेस्पिरेशन रिलेटेड। तो पूछ रहे बेटा क्वेश्चन में वो कि इन फ्रॉग्स फ्रॉग रेस्पायर्स थ्रू। तो हमें पता है एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फ्रॉग वो हमेशा होता है स्किन। तो हमें यहाँ पे स्किन को मेंशन करना है। सो हमारा राइट आंसर बन जाता है इसके हिसाब से आंसर 2। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम एनिमल किंगडम। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं हम कॉर्डेट्स के। तो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, presence of central nervous, these are the characteristics of chordate, but absence of gills is not a characteristic of chordate. So 109 का आंसर जाएगा हमारा 4th। अगला क्वेश्चन में फिर सेल से आया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER जो करता है, जैसे RER और SER दो होते हैं, तो न्यूक्लियस के पास जो होगा वो पहले RER बनता है सिस्टरने से, और उसके बाद ऐसे ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में SER बनता है। तो SER जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो लिपिड सिंथेसिस के लिए होता है। तो इसमें बड़ा सिंपल सा दे रखा है ऑप्शन, इट इज द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो ऑप्शन जाएगा 4th, सॉरी ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आगे चलते हैं। अगेन सेल चैप्टर से क्वेश्चन आया। इस बार देख रहा हूँ मैम सेल से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए। सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सेल से काफी है इवन। Which of the following are the characteristics of prokaryotic cell? तो प्रोकैरियोटिक सेल में देखिए थोड़ी सी यहाँ पे होशियारी दिखाने की कोशिश की गई है कि 70s राइबोसोम ना लिखकर मैम 50s और 30s सेपरेट लिखिए, ठीक है। तो सभी बच्चों ने पढ़ा है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, उनके पास प्लाज्मिड भी होता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, दे कंटेन मेसोसोम्स, इवन मेसोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। 4th दे हैव पैरोक्सिसोम, पैरोक्सिसोम्स इज द पार्ट ऑफ यूकैरियोट्स, तो उसमें ये नहीं होता। तो अपना जो इसमें ऑप्शन जाएगा ऑप्शन 1 इज करेक्ट। देखिए फिर से सेल से क्वेश्चन आ गया। तो सेल से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस बार। तो इसमें पूछा गया है, देखिए क्रिस्टे जो होती है मैम, क्रिस्टे जो देखी जाती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर की इस वाली हम लेयर को क्रिस्टे बोल देता है इसको, दैट इज क्रिस्टे, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन जो अंदर इनफोल्ड हो गई। तो क्रिस्टे का जो ऑप्शन हमारा मैच करेगा दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम सिस्टर्नी की बात करें तो सिस्टर्नी मिलता है गोल्गी एपरेटस में, तो 4th ऑप्शन जाएगा। थाइलेकॉइड्स की बात करें तो फ्लैट मेम्ब्रेन सैक, स्ट्रोमा इन क्लोरोप्लास्ट, और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा ए का 3rd
ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। ए का sorry. 2 बनेगा ना। हाँ गलत बोला सर। हाँ, ए का बनेगा, ए का 2 बनेगा, हाँ सॉरी, ए का 2 बनेगा और बी का फोर्थ बनेगा। ए का 2, बी का 4 हाँ। और सी का आ जाएगा फर्स्ट और डी डी विल का बी थर्ड। थर्ड। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोक्राइनोलॉजी से पूछा ना हमें क्वेश्चन। सो पिट्यूटरी रिलेटेड करेक्ट ऑप्शन बताना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए कौन सा करेक्ट बैठेगा इन सब में से। तो हमें पता है पिट्यूटरी एनाटॉमिकली डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। दूसरा एफएसएच वो सिक्रीट करती है। तीसरा एमएसएच भी पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, बट जो लास्ट है पीआरएल की भी सिक्रीटरी साइड पिट्यूटरी होती है, बट इन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पे, डज नॉट सिक्रीट प्रोलैक्टिन। तो सर ये जो है हार्मोन ये पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। सो आउट ऑफ जितने भी उन्होंने हमें दे रखे हैं हमें जो करेक्ट आंसर्स लगाने हैं इसके हिसाब से, तो हमारा आंसर जाएगा ए राइट है, बी राइट है और सी राइट है। सो राइट आंसर बिकम्स आंसर थर्ड। देखिए मैंने आपसे बोला था ना, फिर से फोटो रेस्पिरेशन से क्वेश्चन आ गया। तो फोटो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन बढ़िया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फोटो रेस्पिरेशन आर करेक्ट। तो इसमें हम पढ़ें डू नॉट अकर इन C3 प्लांट, बिल्कुल गलत है। C3 प्लांट में ही इवन होती है, C4 में ये नहीं होती। C2 इज कंज्यूम्ड, O2 इज जनरेटेड, उल्टा लिख दिया इन्होंने। O2 कंज्यूम होगी, CO2 जनरेट होकर, और ये लॉस होता है प्लांट का। फॉस्फोग्लाइकोलेट इज फॉर्म्ड। अब देखिए ये कुछ ही बच्चे ने समझदारी दिखाई होगी, तो पीछे ये क्वेश्चन और था, ये स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में से, ठीक है ना। तो फॉस्फोग्लाइकोलेट इसमें बनता है, और नो सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH। हाँ, इसमें कोई ATP NADPH की फॉर्मेशन नहीं होती। तो आप देखेंगे ऑप्शन सी और डी जा रहा है, तो हमारा जाएगा इसमें ऑप्शन थर्ड। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है फ्रॉम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। उसमें उन्होंने हमें क्वेश्चन पूछा है इनकरेक्ट बताना है इन स्टेटमेंट्स में से। तो हमें जैसा बताया लाइक फिब्रिनोजन, तो फिब्रिनोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फिब्रिन। हमें पता है फिब्रिनोजन इज एन इनएक्टिव फॉर्म, फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनेगा। उन्होंने स्टेटमेंट क्या लिख दिया, फिब्रिनोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फिब्रिन। तो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, पहला इनकरेक्ट है, बट बाकी के भी हम पढ़ लेते हैं। सो ब्लड कोगुलेट्स इन रिस्पॉन्स टू इंजरी। वी हैव लर्न ट्रॉमा और इंजरी के केस में देयर इज ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ब्लड क्लॉट कंसिस्ट ऑफ फिब्रिन्स, मेशवर्क, नेटवर्क, स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, तभी हम बोलते हैं वो ब्लड सेल्स को ट्रैप करता है और क्लॉट फॉर्म होता है। लास्ट फिब्रिन इज, यही मैं तुम्हें बता रही थी, फिब्रिन फिब्रिनोजन से बनता है। तो ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तो राइट है, बट इनकरेक्ट ऑप्शन जाएगा हमारा आंसर फर्स्ट। देखिए गेल मैम, तो अगला क्वेश्चन फिर लिविंग वर्ड से आ गया, और बिल्कुल सिंपल असेंडिंग ऑर्डर पूछा है इन्होंने। तो हमने पढ़ा है कैटेगरीज। सर इसका आंसर मैं दे सकती हूँ आप? बिल्कुल बिल्कुल मैम, तो बताइए। सर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्पीशीज जी, फिर उसके बाद आता है जीनस, बहुत सही, फिर उसके बाद आता है फैमिली, ठीक, फिर आएगा ऑर्डर, जी, फिर उसके बाद आएगा क्लास, क्लास, फिर आएगा फाइलम। फाइलम, फाइलम को मैम हम फाइलम इज यूज्ड फॉर इन एनिमल्स, और अगर प्लांट हो गए तो इंस्टेड ऑफ फाइलम वी यूज देयर डिवीजन। सही बोल रहे हैं सर मैं? बिल्कुल सही। एंड लास्ट इज किंगडम। किंगडम। तो ये ऑर्डर हमें पता करना है। तो देखेंगे सबसे पहले जीनस है, सबसे पहले सॉरी स्पीशीज है, तो जी को पकड़ना हमने। जी 2 ही में दे रखा है, पहला और दूसरा और चौथा। उसके बाद आएगा हमारा जीनस ए, तो जी के बाद ए की ऑप्शन दिख रहा है मैम, सेकंड ऑप्शन जाता हुआ दिख रहा है मुझे। और उसके बाद फैमिली, तो ई ऑप्शन, और फिर आएगा आपका फैमिली के बाद ऑर्डर, तो सी, और देन बी है आपका क्लास, और डी है हमारा फाइलम, और एफ इज द किंगडम। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब देखिए ये भी मैम बहुत अलग और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन है। साइंटिस्टों के बारे में पूछा है कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट, ये शुरुआत ही है चैप्टर की, कि कौन सा एक्सपेरिमेंट पहले हुआ था। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले प्रेस्ले का एक्सपेरिमेंट आता है, जिन्होंने एयर का जो है पता करा था, ठीक। फिर उसके बाद आपके इंजन हाउस आते हैं, जैन इंजन हाउस, जिन्होंने ऑक्सीजन की रिलीज का पता किया था। फिर उसके बाद हमारा ग्लूकोज का पता चलता है, ठीक है। फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, ठीक। तो सीक्वेंस बताना था, सिंपल है। जिसने भी एनसीईआरटी पर कमांड बनाई है अच्छे से, वो आसानी से कर देगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आया है बायोमोलिक्यूल से, मैच द फॉलोइंग बेस। तो इन्होंने हमें पूछा है कि मैच द फॉलोइंग में वो पूछ रहे हैं स्टार्च। तो हमें पता है स्टार्च
किसके अंदर पाया जाता है? प्लांट्स के अंदर स्टोर हाउस ऑफ ग्लूकोज होता है। तो हम बोल रहे हैं ए हो गया हमारा यहाँ पे इन दिस केस सेकेंड। फिर वो पूछ रहे हैं एंटीबॉडी। हम सभी को पता है कि एंटीबॉडी आर फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट। फिर है नेक्स्ट कॉन्केवलिन, तो इसका है डायरेक्ट, ये फिर से क्वेश्चन आया है, नीट के कई सालों का PYQ है वैसे इलेक्ट्रिन वाला पॉइंट। एंड लास्ट है GLUT4। तो हमने पढ़ा था GLUT4 क्या करता है? इट enables द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनसाइड सेल। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बैठेगा थर्ड। तो अब सर हम देखते हैं हमारे राइट ऑप्शन कौन से, जैसे मैंने लिखे हैं। सो ए हो गया हमारा सेकेंड, बी इज फर्स्ट, सी बिकम्स फोर्थ और डी वाला थर्ड। तो अकॉर्डिंग जो हमें दिया गया है उसके हिसाब से हमारा राइट आंसर बैठेगा थर्ड जी। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन लोकोमोशन एंड मूवमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा उन्होंने, हमें नंबर ऑफ वर्टिब्री बताने। तो बेटा हमने पढ़े ही कितने नंबर ऑफ वर्टिब्री होते हैं हमारे अंदर? 26 सेगमेंट। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। जी 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 डायरेक्ट क्वेश्चन है सर, कुछ क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट पूछे इन्होंने। नेक्स्ट सर आपका क्वेश्चन आ गया एंडोमेम्ब्रेन फिर से मैम देखिए, आप सेल चैप्टर से क्वेश्चन ले लिया। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और बहुत सिंपल है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की शुरुआत जो होती है वो आप देखें न्यूक्लियस से रिलेट करेगा आपका गोल्गी, सॉरी ER, पहले ER फिर SER और उसके ही आगे फिर गोल्गी बॉडी और फिर आपके लाइसोसोम्स और वैक्यूल बनते हैं। तो बहुत सिंपल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। और NCERT ये मेंशन भी करती है कि क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम ये उस एंडोमेम्ब्रेन का पार्ट कभी नहीं होता। सर ये गर्ल सिस्टम भी बोलते हैं क्या इसे हम? ये इसी को गर्ल माना जाता है। GRL वाला बोलते हैं। जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने मैम। ये तो इसका आंसर जाएगा आंसर 2। अब देखिए मैम, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अरिथमेटिक ग्रोथ रेट का। तो इसमें क्या करा है इन्होंने, लेंथ दी है स्टेम की टाइम 0 पर। मतलब अगर हम बात करें तो L0 हमारे पास 20 सेंटीमीटर, L0 20 सेंटीमीटर। और अरिथमेटिक ग्रोथ रेट मतलब R दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूछा है कि 7th डे में हमें LT निकालना है। तो इसका फॉर्मूला दे रखा है LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। तो हमारे पास ये L0, हमारे पास L0 है 20 प्लस हमने R देखेंगे 30 गिवन है, सिंपल कैलकुलेशन है। अब टाइम लगाएंगे मैम, 7th डे पूछा है तो टाइम आएगा हमारा 7। तो 20 प्लस ये आ जाएगा हमारा 210 और अगर हम उसको प्लस करते हैं तो आ जाएगा हमारा 230 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो करेक्ट आंसर है आंसर 4। ये कुछ इंटरेस्टिंग था, पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया। देखिए मैं फिर से सेल चैप्टर से क्वेश्चन आ गया अगला, और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो शेप्स पूछी गई हैं, बैक्टीरिया की शेप्स पूछ ली गई हैं। तो हमने पढ़ा है कि कोकस जो होता है वो हमारा स्फेरिकल शेप होता है। तो ए जाएगा हमारा सेकंड, ए का हमारा जा रहा है इसमें सेकंड। और रॉड शेप जो जाता है वो बैसिलस जाता है, तो 4th जा रहा है हमारा, बी का 4th जा रहा है। कॉमा शेप जो जाता है विब्रियो जाता है, तो 1st है। और स्पिरिलियम 4th, डी जो जा रहा है हमारा दैट इज 3rd जा रहा है। तो मैम आप मैच कराइए, ए सेकंड है, कौन सा मैच कर रहा है? बी 4th है, सी 1st है और डी 3rd। तो आंसर है हमारा फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन 123 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से हार्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा उन्होंने। अब वो पूछ रहे हैं हमसे कि नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल बताने हमें। तो बेटा हमने पढ़ा SA नोड, साइनो एट्रियल नोड, सो पर मिनट कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दे। तो हमें पता है वो कितने करती है, 72 75 टाइम्स पर मिनट के हिसाब से वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है। सो हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर 3। इसका मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन था जी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। देखिए मैम मैं आपसे क्या बोल रहा था, फिर से देखिए लिविंग बर्ड से क्वेश्चन आया आपका। तो इस बार लिविंग बर्ड पे बहुत मेहरबानी की है, कभी नहीं पूछते थे, कभी इतना क्वेश्चन, और इस बार इतने सारे क्वेश्चंस पूछे उन्होंने। तो देखिए मैम इसमें मैचिंग का क्वेश्चन आ गई, फैमिली हमें पता करनी है। और आप अगर ध्यान से, मैं देख रहा हूँ, मुझे देखते ही समझ में आ रहा है पूरी मैंगो की इन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया, मैंगो का सीजन भी है सर। तो आप देखिए फैमिली जो आती है एनाकार्डिएसी मैंगो की, तो ए का हमारा जाना जाएगा 3rd। जीनस की बात करें तो जीनस होता है मैंगीफेरा, 4th जाएगा।
और अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास जाएगी इसकी आपका डाइकोटोलेट नहीं, हाँ डाइकोटोलेट नहीं, तो सेकंड जाएगा मैम डाइकोट। और आपका डी फाइलम जाएगा, फाइलम मतलब फाइलम जाएगा इसका एंजियोस्पर्मी फोर्थ, और ई ऑर्डर जाएगा इसका फर्स्ट सेपेंडेस। तो आप मैच करते हैं मैम, ए का थर्ड है, बी का सेकंड है, सी का सेकंड है, बी का फिफ्थ है, ए का थर्ड, बी का फिफ्थ, सी का सेकंड और डी का फोर्थ और ई का वन। तो आंसर हमारा जा रहा है फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, क्वेश्चन नंबर 125। उसमें वो पूछ रहे हैं नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सेंट्रल नर्वस, सीएनएस का पार्ट कौन सा नहीं है इनमें से? तो हमें बताए अराकनॉइड, डूरा मैटर, पिया मैटर, ये तीनों हमारे मेनिंजेस है, दीज आर द कवरिंग्स ऑफ ब्रेन। अब इनमें से आता है पेरिकार्डियम, अगेन हार्ट की एनक्लोजिंग मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम होती है, ये बाकी सब किसके हैं? ब्रेन की। सो नॉट अ पार्ट ऑफ सीएनएस इज फर्स्ट आंसर, दैट इज पेरिकार्डियम। स्टेटमेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पूछे हैं। पहला स्टेटमेंट है क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड एट द एंड ऑफ प्रोफेज 1, तो मियोसिस का क्वेश्चन है ये, और ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डायकाइनेसिस में आपका क्रोमोसोम पूरा बन जाता है और डायकाइनेसिस द लास्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1। हालांकि अगर माइटोसिस होता तो फुल्ली कंडेंस्ड मेटाफेज में जाके होता। स्टेटमेंट 2 है मियोसिस 1 इज रिजेंबल टू द माइटोसिस, यहाँ ये गलत हो गया, मियोसिस 1 नहीं मियोसिस 2 रिजेंबल होती है। तो अगर हम इसका देखें तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन जाएगा हमारा स्टेटमेंट फोर्थ ऑप्शन जाएगा, आंसर है फोर्थ। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, एग्जाम्पल के साथ ही पूछा जाता है जनरली, प्रेजेंटेशन से क्वेश्चन है। तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन बड़ा फेमस है पी के लिए जाना जाता है, तो हमारा ए ऑप्शन जो जाएगा वो फोर्थ जाएगा। एक्साइल प्रेजेंटेशन के एग्जाम्पल जो दे रखे हैं जैसे टमाटर और लेमन वगैरह, तो हमारा बी ऑप्शन जो जाएगा उसका सेकंड है। पैराइटल प्रेजेंटेशन जो जाता है, पैराइटल प्रेजेंटेशन आर्जीमोन में देखने को मिलेगा, तो हमारा सी का जाता है फर्स्ट। और हम फ्री सेंट्रल की बात करें, इसमें आर्जीमोन के साथ मस्टर्ड भी जाता है मैम। इसमें फ्री सेंट्रल की बात करें अगर हम डी की, तो उसका एग्जांपल जाता है प्रिमरोज थर्ड। तो हमारा ऑप्शन मैच करेगा ए का फर्स्ट मैच कर रहा है मैम, ठीक पॉजिटिव। आगे चलते हैं, हाँ आंसर फर्स्ट। अब ये अगेन सिंपल क्वेश्चन है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पूछी है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमारी माइकोराइजा की भी होती है, बहुत से बच्चे हैं कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन यहाँ पूछा है सिम्बायोटिक स्पीशीज फंगस और एल्गी की। तो बहुत सिंपल आंसर है इसका, अपना ऑप्शन करेक्ट है इसका सेकंड लाइकस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट। अगेन देखिए मैंने कहा ना आपको सेल से बहुत क्वेश्चंस उठाए हैं इस बार, ये बड़ा सरप्राइजिंग था। कभी ऐसे क्वेश्चंस उससे आते थे हमारे जेनेटिक्स से, जितने इस बार सेल से आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट, सिंपल क्वेश्चन है, अगर फंगस को छोड़ दे तो ये सभी प्रोकैरियोट है। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ये सभी बैक्टीरिया में आते हैं, तो इसका आंसर है अपना फर्स्ट। सो बच्चों अगला क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल से, क्वेश्चन नंबर 130 क्वेश्चन में उन्होंने हमें डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी पूछा है। तो हमें जैसे हम सीरीज में वैसे भी याद करते हैं, तो सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के बाद हम रखते हैं कार्बन को, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, और सबसे लास्ट में हम रखते हैं नाइट्रोजन। तो इस ऑर्डर के हिसाब से हमारा राइट आंसर बैठेगा आंसर 2। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछा उन्होंने हार्मोन रिलेटेड। सो इसमें कौन सा वाला इनकरेक्ट है? तो इनकरेक्ट अगर हम इन सब में से देखेंगे तो उन्होंने पैनक्रियाज रिलेटेड क्वेश्चन हमें यहाँ पे सर पूछा है, उसमें बोल रहे हैं बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। सर जैसे डायबिटीज आपको ही पता होगा डिजीज है, तो वो हमें पता है बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं, बट अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज जो लिख रहा है सिक्रीट इंसुलिन, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। हाँ, ग्लूकागॉन स्टिमुलेट्स, सर आपके बॉटनी में पढ़ाते हैं हम, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, तो ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने वाला हार्मोन है, तो वो ये वाला फंक्शन तो करेगा। सो आउट ऑफ दीज ऑल ऑप्शंस हमारा जो आंसर है इनकरेक्ट वो है थर्ड। तो देखिए मैम अगला क्वेश्चन आया आपका सोलोनेसी फैमिली का क्वेश्चन पूछा है मॉर्फोलॉजी से। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं उसके लिए मैं पहले एक फ्लोरल फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो ये हमारी सिमेट्री का सिंबल होता है, ये बाइसेक्सुअल का, और KCAG ऐसे लिखते हैं हम, के मींस कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। तो इसका 555 जाता है,
पूरा फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन है फ्लावर आर बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक, तो सिंबल बाइसेक्सुअल का है, एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल ये है रेडियल सिमेट्री का, तो पहला ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। कैलेक्स हैव 5 सेपल्स एंड आर यूनाइटेड, तो कैलेक्स आते हैं आपके, कैलेक्स में 5 सेपल और पांचों यूनाइटेड है, ये फ्यूजन का ही सिंबल होता है, हमने ब्रैकेट लगा दिया। और एंड्रोशियम है 5 स्टैमिन एंड आर एपिपेटलस, तो 5 स्टैमिन है और एपिपेटलस है। ओवरी इज इंफीरियर, ये गलत है, अगर इंफीरियर ओवरी होती तो यहाँ मार्क लगता, बट इसमें यहाँ मार्क नहीं लगता, यहाँ मार्क लगता है, सुपीरियर ओवरी होती है। तो ऑप्शन हमारा जा रहा है ए बी सी और करेक्ट, तो आंसर 2 है जो करेक्ट जाएगा। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एनिमल किंगडम से, क्वेश्चन नंबर 133। तो 133 में इन्होंने हमें सिमेट्री बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा है, जिसमें वो कह रहे हैं एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स। यस, रेडियल सिमेट्री की डेफिनेशन ही होती है, तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। फिर उसके बाद वो 2 में जो पूछ रहे हैं अकाइनोडर्म, हमें बता रखा है अकाइनोडर्म के अंदर जो लार्वा होता है, लार्वा उसके पास बाइलेटरल सिमेट्री होती है, बट जितने भी एडल्ट्स हैं दे एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री। सो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये रॉन्ग है, फर्स्ट वाला तो उन्होंने राइट दिया है। तो अकॉर्डिंग टू दीज स्टेटमेंट्स हमारा आंसर बैठेगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका आंसर 4। हम यही सिमेट्री की बात अभी मैंने आप अभी फ्लावर में की थी, ऐसे जी साइन बता रहे थे मुझे जैसे। जी जी जी। चलिए आगे चलते हैं। तो सेल साइकिल से क्वेश्चन आ गया, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडल्ट सेल साइकिल फेज। तो अगर हम सेल साइकिल ड्रॉ करते हैं, सभी बच्चे बहुत फैमिलियर हैं इस चीज से, G1, S, G2 और M, तो इसको ही सिंपल पूछ लिया, तो वही फाइंड आउट करना हमने G1, S, G2 और N, और आंसर जा रहा है मैम 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन था सेल साइकिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन फ्रॉग टॉपिक से, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यू से क्वेश्चंस नहीं आ रहे, फ्रॉग से सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो उसमें वो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स पूछ रहे हैं। तो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स तो हमें पता है एम्फीबिया का मेंबर है फ्रॉग, तो उसके अंदर रहते हैं टोटल 10 पेयर्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा आंसर बैठेगा 4, आंसर विल बी 4। डायरेक्ट क्वेश्चन है जी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये बायोटेक से क्वेश्चन है मैम। तो बायोटेक से क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं असर्शन रीजन पे, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर लाइसोजाइम यूज करते हैं। तो लाइसोजाइम जो है वो बैक्टीरियल सेल की वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम है, तो सेल वॉल इज कंपोज ऑफ लाइसोजाइम जैसे हम पढ़ते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं एंजाइम, एनसीईआरटी लिखती है उनकी, सेल्यूलेज प्लांट सेल की सेल वॉल को डिग्रेड करता है। अब क्वेश्चन किससे रिलेट करके पूछा, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी में व्हाई वी आर डिसरप्टिंग दी सेल्स, भले वो बैक्टीरियल सेल हो या प्लांट सेल, हम डिसरप्ट ही क्यों कर रहे हैं। सो हमारा मेन एम टू डिसरप्ट दी सेल्स इज टू आइसोलेट दी जेनेटिक मटीरियल। तो हमारा ये जो रीजन है इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर जाएगा आंसर 2 फॉर दिस क्वेश्चन। जी, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन हाँ है। जी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हम क्यों कर रहे हैं, आरडीएनए में क्यों कर रहे हैं, उसका यूज बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पूछा है, क्वेश्चन नंबर 137 में वो पूछ रहे हैं कि जो स्पर्म है वो डायरेक्टली ओवम में कब इंजेक्ट, कौन सा आर्ट की कौन सी टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी वेयर वी यूज दिस सिस्टम और दिस टेक्निक। तो आंसर इसके हिसाब से बैठेगा, आंसर होगा 4th। नाम ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जो यही एक्सप्लेन कर रहा है डायरेक्टली मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम। इक्सी मेथड बड़ा फेमस भी है आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इवोल्यूशन से पूछा है, क्वेश्चन नंबर 138। वो पूछ रहे हैं सर, ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी पूछा था इन्होंने, अडैप्टिव रेडिएशन इन प्लासेंटल मैमल एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ये दोनों जो हैं ये स्पीशीज मैमलिया, ये जो दोनों ग्रुप हैं ये मैमलिया के ग्रुप हैं। तो उसमें लीडिंग टू सिमिलैरिटी बिटवीन डिस्टेंट स्पीशीज, क्या सिमिलैरिटी है। सो इनके अंदर जो टाइप ऑफ इवोल्यूशन परफॉर्म हुआ है ये दोनों मेंबर्स के बीच में, वो है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सो राइट आंसर बैठेगा आंसर नंबर 3, ऑप्शन 3। अब ये देखिए मैम, जेनेटिक्स से मैं सोच रहा था, जेनेटिक्स से कोई क्वेश्चन इतनी देर हो गई अब तक नहीं आया, और अब एक क्वेश्चन मिला जेनेटिक्स से। तो एसेंशियल रीजन का क्वेश्चन है मैम, मेंडल के एक्सपेरिमेंट पर बेस दिख रहा है। इन एन एक्सपेरिमेंट मेंडल ऑब्जर्व दैट F1 प्रोजेनी प्लांट आर ऑल टॉल, नन आर डॉफ। तो थोड़ा सा बच्चों को समझाना होगा कि जो मेंडल का क्रॉस था, तो मेंडल का क्रॉस ये था, होमोजाइगस प्लांट्स लिए थे उसने, तो गैमीट्स में एक जाएगा अपना, और F1 जनरेशन में हेटेरोजाइगस बनता है।
अब इससे क्या होता है, सारे के सारे टॉल आते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये टॉल आते क्यों है, तो उसका रीजन भी बिल्कुल सही दे रखा है इन्होंने। स्टेम हाइट इज द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट with tall being dominant and dwarf being the recessive, और लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग ये वाली एलील इसको डोमिनेट कर जा रही है, ये एलील डोमिनेंसी दिखा रही है, तो इसलिए जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर जाता है वो टॉल जाता है। तो ये असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन जाएगा आंसर नंबर 2। हाँ, आंसर एक्सप्लेनेशन 2, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, अच्छा, ये बायोडाइवर्सिटी से अमेज़न रेन फॉरेस्ट का क्वेश्चन पूछ लिया, नंबर नहीं पूछा, बस असेंडिंग ऑर्डर पूछा है। तो जिन बच्चों ने एनसीईआरटी पे थोड़ी कमांड अच्छे से बनाई है, सबसे ज्यादा इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, तो इनवर्टिब्रेट्स मतलब डी सबसे ज्यादा जाएगा। और अगर देखें तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है अभी तक, जिसमें डी है जी, तो ऑप्शन थर्ड ही जाना है। डी के बाद हमारा फिर प्लांट्स जाते हैं ए, तो आगे देखना भी नहीं, प्लांट्स, और फिर सी फिशेस जाती हैं, और फिर अपने बर्ड्स, और लास्ट में सबसे कम होते हैं मैमल्स। तो इसका आंसर जाएगा हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन एनिमल किंगडम से फाइलम पोरीफेरा से पूछा उन्होंने, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है ये वाला भी सर। स्पॉन्जेस एक्सचेंज O2 विद CO2 बाय, तो दे हैव सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके पास जो भी है रेस्पायर करने के लिए दे हैव देयर एंटायर बॉडी सरफेस। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैस ऑब्वियसली प्रोसेस तो सिंपल डिफ्यूजन ही होगा, बट वो कहाँ से करते हैं, थ्रू देयर बॉडी सरफेस। सो आंसर बन जाएगा हमारा इसके लिए आंसर 2। अब देखिए मैम, ब्लड ग्रुप पर क्वेश्चन है, तो बच्चों ने हालांकि बहुत प्रैक्टिस की हुई है और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर दिया होगा। पूछा है एक पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट ब्लड ग्रुप जीनोटाइप्स। तो हमें ये देखा होगा, जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है, तो एक फादर का जीनोटाइप IA IB और मदर का IA और स्मॉल आई। अब ओ ब्लड ग्रुप जो बनता है मैम, वो आपका रेसेसिव एलील होती है, तभी ओ ब्लड ग्रुप बनता है। तो यही एक केस दिख रहा है मुझे कि इसमें कोई चांस ही नहीं है ओ ब्लड ग्रुप बनने की, क्योंकि एक बार ये कॉम्बिनेशन बना, एक बार फिर ये बना, तो IB बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा। एक बार अगर हम ये बनाए तो AB ब्लड ग्रुप बन जाएगा, फिर हम ये बना दे तो फिर B बन जाएगा, बट O ब्लड ग्रुप के चांसेस नहीं है। बाकी ऑप्शंस को अगर हम देखें तो दोनों में रेसेसिव एलील्स दे रखी हैं, फादर की भी मदर की भी, यहाँ पर भी देखिए आप, तो इन सारे ही तीन ऑप्शंस में चांसेस है O ब्लड ग्रुप बनने के। तो यहाँ पर आंसर जो दिख रहा जाता हुआ वो आंसर 1। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 143 इवोल्यूशन से, और उसमें भी ह्यूमन इवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा है। तो उन्होंने हमें दिया है स्टेटमेंट 1 में, मॉडर्न होमो सेपियंस अरोज इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से नहीं हुए थे, अफ्रीका से राइज हुए थे, तो यहीं पे हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। फिर होमो सेपियंस अरोज अराउंड 75,000-10,000, ये राइट है, सो दिस ऑप्शन इज राइट। तो इस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर बैठ जाएगा फर्स्ट। सिंपल क्वेश्चन था ये भी, सीधा ये है एनसीईआरटी में जिसकी कमांड होगी सर, वो आराम से कर लिया होगा उस बच्चे ने। नाउ नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, क्वेश्चन नंबर 144। इसमें ये पूछ रहे हैं कि इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर। सो तो पेन किलर की तरह हम जब सर्जरीज हो जाती है, आफ्टर सर्जरीज पेशेंट्स को हम भी प्रोवाइड करते हैं, तो आफ्टर सर्जरी पोस्ट सर्जरी रिलीफ के लिए जो पेन किलर या सेडेटिव्स हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं वो होता है हमारा ड्रग कैटेगरी मॉर्फिन। सो आंसर इज 4 फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अच्छा, नॉन एल्बुमिनस सीड पर क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी से। तो एक दो तरह के सीड्स हमने पढ़े हैं। एल्बुमिनस सीड्स होते हैं जिसमें हमारा एंडोस्पर्म परसिस्ट कर जाता है, और वो होते हैं मोनोकॉट। एक होते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड जिसमें एंडोस्पर्म पूरा यूज्ड अप हो जाता है, ठीक, वो होते हैं हमारे नॉन एंडोस्पर्मर सीड्स भी बोलते हैं, वो नॉन एल्बुमिनस भी बोलते हैं। तो डाइकॉट में जितने भी होते हैं वो नॉन एल्बुमिनस होते हैं। तो इसमें 4 में से एक ही डाइकॉट है, और उसका आंसर है फर्स्ट, पी ही डाइकॉट है, बाकी सब मोनोकॉट है, मोनोकॉट्स। अब देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, बहुत टाइम बाद इस टॉपिक से क्वेश्चन दिया है। असर्शन है एमिंगडॉन टॉर्टोस इन गैलापागोस आइसलैंड बिकम एक्सटिंक्ट विद इन अ डेकेड आफ्टर गोट्स वर इंट्रोड्यूस, और रीजन दे रखा है गोट्स वर मोर एफिशिएंट एट ब्राउजिंग देन एमिंगडॉन टॉर्टोइस। इस टॉपिक से ये बताना चाहते हैं कि कंपटीशन होने के लिए दो स्पीशीज में कंपटीशन अगर कराना है तो जरूरी नहीं है कि दोनों के बीच में रिसोर्सेज की कमी हो। जैसे मैम इस गैलापागोस आइसलैंड पर खाने की कमी नहीं थी, बट गोट्स ज्यादा अच्छे ब्राउजिंग कैपेसिटी रखते थे एज कंपैरिजन टू
टॉर्टॉइस, Tortoise. तो वो खाने तक पर ज्यादा जल्दी पहुंच जाते थे, ठीक है, इसी वजह से हमारे टॉर्टॉइस एक्सटिंक्ट कर गए। तो ये करेक्ट असर्शन है और करेक्ट ही इसका रीजन है। तो बोथ assertion reason are correct and R is the correct explanation of A. Answer is second. Second. Correct explanation. हाँ, correct explanation second. Now next question है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, क्वेश्चन नंबर 147, कवरिंग ऑफ ओवम पूछा है एट ओव्यूलेशन। सो ओव्यूलेशन के टाइम पे जो ओवम के ऊपर की कवरिंग होती है, इट इज अ नॉन सेल्यूलर लेयर एंड नेम ऑफ दिस नॉन सेल्यूलर लेयर इज जोना पेल्यूसिडा। तो इन चार में से हमारी जोना पेल्यूसिडा लेयर होगा आंसर 4। चलिए मैम, अब आपकी बारी है। आप अब थोड़ा सा आगे हम वीडियो देखो सर, कंटिन्यू ये करते वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, आप खुद भी देखोगे तो समझ जाओगे। मेल जी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आया है कि पहली ही ऑप्शन उन्होंने इनफंडिबुलम दे दिया, और हमें पता है ये किसका पार्ट है, फेलोपियन ट्यूब का। जी। तो फीमेल्स में इनफंडिबुलम प्रेजेंट होता है, रेटिटेस्टेड, एपिडिडाइमस एंड वासा फ्रेंशिया तीनों किसके पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आंसर चला जाएगा इसका 1। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था मैम। सीधा सीधा क्वेश्चन। ये फिर से हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आया, ऊपर उन्होंने मेल की बात करी तो यहाँ पे फीमेल का पूछ लिया। जी। तो ओवुलेशन की बात करें तो एलएच सर्च के कारण ओवुलेशन होती है, हमें मालूम है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि ग्राफियन फॉलिकल जो बचता है आफ्टर ओवुलेशन वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में और सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन। तो यहाँ पे जो ईस्ट्रोजन दिया है वो गलत है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्रोजेस्टेरोन। तो इसका आंसर चला जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 4 जा रहा है मैम, ऑप्शन 4 जाएगा। फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 151 अगेन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से क्वेश्चन है। अगर हम इसकी बात करें तो डायरेक्ट वॉल्व पूछिए, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में वॉल्व पूछिए। इसमें को सर कुछ है ही नहीं कि इधर उधर की कोई बात है, फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने दे दिया। ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है इसका आंसर जो है 3 चला जाएगा। कौन सा चैप्टर था मैम क्वेश्चन? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन सर, हार्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन था। इवोल्यूशन का क्वेश्चन। आज तो सारे जूलॉजी अब शुरू हो गई है। जी जी जी। अब इवोल्यूशन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन जो इन्होंने दी है, एविडेंसेस पे क्वेश्चन आया है इवोल्यूशन का। तो एविडेंसेस में हमने पढ़े कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंसेस पढ़े, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़े और साथ में पढ़े हमने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। तो अगर देखा जाए तो सारी उन्हीं एवोल्यूशन की बात करी गई है, उन्हीं एविडेंसेस की बात करी है। बस एक जो इन्होंने गड़बड़ कहाँ पर करी है कि ये जो अर्स्ट हैकेल की थ्योरी जो प्रपोज करी एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में वो गलत है, क्योंकि वो क्या हो गया था, रिजेक्ट हो गया था। इसको रिजेक्ट किया था कार्ल वॉन बेयर ने। तो फोर्थ स्टेटमेंट हमारी सीधी सीधी गलत है। बाकी की अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करें तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो है ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सच एज 4 लिम्स, अगर हम बात करें इसमें कॉमन एंसेस्ट्री है तो वो सारे क्या कर जाएंगे, डाइवर्ज कर जाएंगे और हमें क्या पता चलता है कि एविडेंस है वो। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात करें तो जैसे विंग्स ऑफ बर्ड्स 4 लिम्ब की मॉडिफिकेशन है, बटरफ्लाई के विंग्स की बात करें तो काइटनस स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी दोनों काम किसका कर रहे हैं, उड़ने का काम कर रहे हैं। तो फंक्शन सेम है लेकिन इनकी एंसेस्ट्री क्या हो गई, अलग होने के कारण, लेकिन एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर रहे हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का क्या दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं। पैलेंटोलॉजिकल में हम फॉसिल्स के बारे में पढ़ने डायरेक्ट है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या चला जाएगा, 4। फोर्थ स्टेटमेंट में ये थ्योरी क्या हो गई थी, रिजेक्ट हो गई। ओके ठीक है। तो सर ये 153 क्वेश्चन जो है हमारा बायोटेक्नोलॉजी से आया, उसकी एप्लीकेशन से बीटी कॉटन पे क्वेश्चन है। बीटी कॉटन है ना। तो बीटी टॉक्सिन जो है ये इनएक्टिव रहता है बैक्टीरिया में, लेकिन एक्टिव कब होता है, इंसेक्ट में, इंसेक्ट के गट में जाके। क्यों, वहां पर कैसे एक्टिव हो जाता है, एल्कलाइन पीएच के, ठीक है। तो उसकी वजह से वो क्या हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सेकंड। डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार एनसीईआरटी ने शायद दे दी। हाँ बिल्कुल, कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट है। अब फिर से कोलोस्ट्रम में पूछी गई है। कोलोस्ट्रम फर्स्ट मिल्क जो मदर प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लैक्टेशन, रिप्रोडक्शन का हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें पूछा गया कौन सी एंटीबॉडी होती है। तो हमें पता है कोलोस्ट्रम में जो एंटीबॉडी देखी जाती है, IgA एंटीबॉडी जो है देखी जाती है। तो ऑप्शन हो गया 4।
डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी। सारी सर डायरेक्ट दे दिए, अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ ली हाँ, तो बिल्कुल बस मैम। हो गया उसका। अब देखिए मैम, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से। तो देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ सर एन इसका आंसर मैं एंजियोस्पर्म बता सकती हूँ, मुझे हेल्प इन देख के गाइडिंग लगा। द पोलन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजिंग द एग। बिल्कुल मैम, ट्राई कीजिए आप। सर पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि सिनर्जिड जो होते हैं ना, कि बिल्कुल सही बात है। वही गाइड करते हैं उसका फिलिफॉर्म बिल्कुल सही बात अपरेटस जो है, है। ये सिनर्जिड्स होते हैं। सिनर्जिड्स ही गाइड करते हैं जो आपके एग की दोनों मेल गैमेट्स को फ्यूज कराते हैं। तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस सिंपल आंसर है, सीधा आंसर है। इसका आंसर जाएगा थर्ड। गाइडिंग सिनर्जिड करते हैं, फिलिफॉर्म एपेटस भी गाइड करते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन में अंदर आने के बाद जो गैमेट्स को गाइड करेंगे वो आपका सिनर्जिड ही करेंगे। आगे फिर आपका क्वेश्चन जूलॉजी से आता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन आ गया है कि कौन सी नहीं है। तो जेनिटल वॉर्ड्स हमने पढ़ी है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होती है। सिफिलिस की बात करें तो सिफिलिस भी हमारी क्या है, ट्रैपोनिमा पैलिडम से होती है। ट्यूबरक्यूलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई से होती है, और ये सेक्सुअल डिजीज नहीं है। तो अगर हम बोले इसका आंसर डायरेक्ट आंसर 3 है। और गोनोरिया की बात करें तो गोनोरिया निजीरिया गोनोरिया की से होती है, तो ये भी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैम देखिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का है, और ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है। हाँ सर, देखने में ही लग ही रहा है। हाँ, इसमें हमें फाइंड आउट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लैक ऑपरोन इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो पहला है गैलेक्टोज कैन एक्ट एज अ इंड्यूसर ऑफ लैक ऑपरोन। जब बात लैक ऑपरोन की हो रही है तो गैलेक्टोज का कोई लेना देना नहीं, तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ठीक है। सेकंड ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है, इसमें जीन आई इज कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड। तो थोड़ा सा बच्चों को एक्सप्लेन कर देते हैं। ये जो आपकी प्रमोटर होता है, आई जीन होती है, और उसके बाद फिर एक ऑपरेटर होता है, फिर एक प्रमोटर होता है, फिर आपकी ये Z, Y और A जीन्स होती है, स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं। तो इसमें आई जीन हमेशा एक रिप्रेसर प्रोटीन को बनाती है, और यही रिप्रेसर प्रोटीन जाकर इसके आपके ऑपरेटर पर बाइंड होती है, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता। और ये जो जीन है ये कॉन्स्टिट्यूटिवली जीन है, मतलब ये हमेशा एक्टिव रहती है, इसका एक्टिवेशन चलता रहता है। बाकी ऑप्शन अगर हम देखें, लैक्टोज एक्टिवेट्स रिप्रेशर टू बाइंड द ऑपरेटर। लैक्टोज तो इस रिप्रेशर पर बाइंड करके इसको इनएक्टिव करता है, तो ये गलत हो गया, एक्टिवेट नहीं करेगा, इनएक्टिवेट करेगा। फिर जीन आई, Z, Y एंड A शेयर सिंगल कॉमन प्रोमोटर, नहीं ये भी गलत हो गया। Z, Y, A का प्रोमोटर अलग होता है और I जीन का प्रोमोटर अलग होता है। तो हमारा ऑप्शन जो जाएगा 1 इज करेक्ट। और ये लाइन भी है एनसीईआरटी की, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन चूज किया है। कॉन्स्टिट्यूटिवली वाली इस वाली बात पर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया गया। दो तरह की जीन्स होती हैं, बच्चों को बता देते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव। तो कुछ जीन होती है जिनका एक्सप्रेशन ऑन ऑफ किया जाता है, लेकिन इन जीन्स का हाउस कीपिंग जीन्स में भी आती हैं, इनका एक्सप्रेशन हमेशा चलता रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है बायोटेक्नोलॉजी से, फिर से क्वेश्चन आ गया है कि इन्होंने बोल दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमें मालूम है कि डीएनए का ट्रांसफर होता है कहाँ पर, होस्ट में। ठीक है, तो ए का जो सीधा सीधा आंसर चला जाएगा 2। अब क्लोनिंग साइट की बात करें तो क्लोनिंग साइट्स कहाँ देखने को मिलती है हमारी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है डायरेक्ट कट लगाता है क्लोनिंग साइट पे। उसकी एक हर किसी की स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट है जहाँ पर वो क्या लगाएगा, कट लगाएगा। तो ए का 2 हो गया और बी का हो गया हमारा 1। अगर सिलेक्शन हम बोले कि रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अगर पहचानना है तो उसके लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ये जीन्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। तो सी का हो जाएगा 4 और डी का चला जाएगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हम इसे बोलते हैं। तो किस में हेल्प करेगा, रेप्लिकेशन। तो ए का आ गया हमारे पास मैम, क्या बन जाएगा, ए का हो जाएगा सेकंड, बी का हो जाएगा मैम यही होगा, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास सेकंड। तो जैस्मिन मैम बहुत सालों बाद क्वेश्चन आया ऑन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, पर मैं बहुत खुश हूँ कि ये क्वेश्चन आया, और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट भी किया होगा। चलिए, तो अब देखो कि ये जो वैल्यू दी गई है बेटा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी गई है कैपिटल ए एलील की, तो मतलब डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी दी गई है हमारे पास 0.1
1। और अगर उन्होंने पूछी किसकी फ्रीक्वेंसी है, कैपिटल ए यानी कि पी स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, तो अगर बेटा ये भी नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता आपको फिर आगे होगा कुछ। तो 0.1 का स्क्वायर बेटा क्या हो जाता है, 0.001। ठीक है, तो आंसर, चलो सेकंड ऑप्शन जो है वाला क्वेश्चन जो आया है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, फिर से क्वेश्चन, मसल का, ठीक है। तो लोकोमोशन, हाँ, लोकोमोशन की बात करें तो मूवमेंट की बात करें तो स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो स्पर्म में कौन सी चीज पाई जाती है जिसकी वजह से वो मूव कर पाता है। तो हमें भी पता है कि फ्लैजिला जो है उसकी मूवमेंट में क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। तो 160 का आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 2। ये तो मुझे लगता है फिर से कोई न्यूमेरिकल आया है। हाँ मैम, बहुत टाइम बाद कोई न्यूमेरिकल जैसे क्वेश्चन इन्होंने डाले हैं और ये अच्छा लगा देख कर कि ऐसे क्वेश्चंस देने चाहिए थे जो दिए अभी। तो ये क्वेश्चन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर से है, तो हमने देखना होगा ध्यान से कि कंसीडर अ पॉपुलेशन ऑफ 10 मिलियन सेल्स गिवन द पर कैपिटा बर्थ रेट दे रखा है हमने को, और पर कैपिटा डेथ रेट दे रखा है। द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेल्स आफ्टर 10 जनरेशन हमसे पूछा गया है। तो अगर मैं n0 की बात करूं तो वो 10 दे रखा है मिलियन सेल्स में, और हमारा जो बर्थ रेट है वो है 0.002 और डेथ रेट भी हमारा इतना ही है। तो ये बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज किया है, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल है, और हमें 10 जनरेशन बाद पूछना है। तो फॉर्मूला जाता है हमारा NT = n0 E और पावर में RT। तो NT निकालना है हमने, n0 हमारे को 10 गिवन है, ठीक, और E की पावर R। पहले हम R निकालेंगे। R जो होता है दैट इज बर्थ माइनस डेथ। तो अगर हम बर्थ माइनस डेथ को करेंगे तो इसमें से कुछ नहीं बचने वाला है, 0 होएगा, दोनों सेम है। तो यहाँ पर 0 और मल्टीप्लाई हमने टाइम से कर दिया, तो यहाँ 10 मिलियन E की पावर 0 हो जाएगी, और जब हम किसी की पावर 0 करते हैं वो 1 होता है। तो आंसर जो जाएगा इसका वो 10 मिलियन ही जाना है। तो 10 मिलियन सेल्स इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर है 4। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन देख के मुझे अच्छा लगा। काफी बच्चों ने बिल्कुल सही कर दिया है, मैंने देखा बच्चों का। अब देखें इसमें कि ये क्वेश्चन आया हमारे पास ह्यूमन इवोल्यूशन का क्वेश्चन जो है फिर से पूछा गया है। ह्यूमन इवोल्यूशन से भी शायद इस बार मैम कुछ क्वेश्चंस काफी आ गए, एविडेंस बेस्ड आए हैं, कंपैरेटिव स्टडी से आए हैं। तो ये फिर से एविडेंस का एक और क्वेश्चन आया है जिसमें 4 लिम्स ऑफ ह्यूमन एंड बैट्स आर होमोलोगस उन्होंने बोला है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने बोला है कि होमोलोगस है तो मतलब इनमें एंसेस्ट्री कॉमन है। तो बैट और ह्यूमन दोनों ही बेटा मैमल्स हैं। अगर मैमल्स हैं तो हम बोल सकते हैं कि दोनों में एंसेस्ट्री कॉमन है, लेकिन फंक्शन दोनों का क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। ह्यूमन के 4 लिम्स कैचिंग में, होल्डिंग में हेल्प कर रहे हैं, अगर बैट की देखें तो फ्लाइंग में हेल्प। तो सिमिलर ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन ये रिप्रेजेंट करता है होमोलॉगी को। तो फर्स्ट ठीक है, क्यों होमोलॉगी, बिकॉज 4 limbs of humans and bats are similar and वही बात हमने जो बोली। तो करेक्ट इसकी एक्सप्लेनेशन है, असर्शन जो है रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट इज कि मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करी तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में अगर हम देखें तो जब CNS सिग्नल भेजता है, मोटर न्यूरॉन आता है, तो वहां से कौन से न्यूरॉन ट्रांसमीटर का रिलीज होता है हमें भी पता है। इसके अलावा हमने कोई मसल में पढ़ा ही नहीं है न्यूरो ट्रांसमीटर। कौन सा पढ़ा है बेटा, खुद ही बता देना। सेकेंड एसिटाइल कोलिन बेटा उसका क्या है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में प्लेसेंटा से क्वेश्चन, ह्यूमन प्लेसेंटा का क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन ह्यूमन का प्लेसेंटा सिक्रेट नहीं करता है। तो हमने कौन कौन से हार्मोन पढ़ चुके हैं, HCG पढ़ा है, HPL पढ़ा है, ईस्ट्रोजन पढ़ा है, प्रोजेस्टेरोन पढ़ा है, रिलैक्सिन पढ़ा है, लेकिन LH जो है प्लेसेंटा रिलीज नहीं करती है। तो LH गलत हो गया, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन मलेरिया के लाइफ साइकिल से क्वेश्चन आया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मलेरिया का लाइफ साइकिल काफी बड़ा दिया और मुझे लगता है कि इससे क्वेश्चन बनता भी था। जब एक लेक्चर पूरा पढ़ने में लगा रहे तो एक क्वेश्चन तो आ ही सकता था, ठीक है। तो अब देखें इसमें प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम में जो फर्टिलाइजेशन है,
वो होती है मस्कीटो के गट में, बिल्कुल सही है। हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन मस्कीटो एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन ह्यूमन। तो इसीलिए ह्यूमन को हम इंटरमीडिएट होस्ट बोल देते हैं और प्राइमरी होस्ट मॉस्किटो को बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, ठीक है। फिर सेक्सुअली लिवर सेल में नहीं करता, ह्यूमन में होती ही नहीं है, आरबीसीज में नहीं होगी। गैमेटोसाइट्स डेवलप होते हैं ह्यूमन के आरबीसी में डेवलप होते हैं, ट्रांसफर होता है इनटू मस्कीटो एंड देयर फर्टिलाइजेशन। सर घर भी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम फिर से आपका इकोसिस्टम से, वैसे इकोसिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए इस बार। तो सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कंज्यूमर इन अ फूड चेन। तो किसी भी फूड चेन की शुरुआत प्रोड्यूसर से होती है और प्रोड्यूसर्स के बाद हर्बीवोर्स आते हैं। तो हर्बीवोर्स ही प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। बहुत आसान सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें प्राइमरी कंज्यूमर पूछा है, प्रोड्यूसर्स ये रहे हमारे पास, जितने भी हमारे प्लांट्स हैं प्रोड्यूसर्स हैं। प्राइमरी हर्बीवोर्स जो प्लांट को खाते हैं दैट आर प्राइमरी कंज्यूमर। तो आंसर जाएगा अपना 4th। नेक्स्ट इज 167 क्वेश्चंस। 167 क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन से क्वेश्चन आया है। तो अगर हम इसमें देखें कि जो फर्स्ट ऑप्शन दी गई है, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर एंड ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कुछ नहीं है। डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है और इलेक्ट्रोलाइट की जो है बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट इम्परमिएबल। फिर अगली स्टेटमेंट है यूरिन गेट कंसंट्रेटेड इन लूप ऑफ हेनले। अगर हम इसको स्टेटमेंट को सही से पढ़े तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यूरिन कभी भी लूप ऑफ हेनले में हम फिल्ट्रेट को यूरिन बोलते ही नहीं है। यूरिन जो होता है कलेक्टिंग डक्ट में बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक प्लेस इन हेनलेस लूप। अगर हम डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन पे जाते हैं तो ये जो ऑप्शन है तो डीसीटी में उन्होंने लिखा है तो ठीक मान लेते, लेकिन एरो में देखेंगे तो ये स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो डीसीटी में एनसीईआरटी थ्योरी में लिख देती है लेकिन लूप ऑफ हेनले में वो लिखती नहीं है, ठीक है। तो अगर हमारी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे लगता है कि एरर है कि बोनस हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन को, और कई जगह पर इसका डाउट जो है बच्चों का बन रहा है। हाँ मैम, इस पे बच्चे बोल रहे थे डाउट है कुछ। तो अगली स्टेटमेंट है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अकर इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो दोनों एक्टिव और पैसिव होती है। अगर थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की बात करें तो पैसिव ट्रांसपोर्ट देखी जाती है, थिक असेंडिंग की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है देखी जाती है। तो अगर हम सही ऑप्शन बनाना चाहे तो ACD बनना चाहिए, लेकिन वो किसी भी स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है। और अगर हम देखें कि बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइंस पे आए तो A, B और D जो है इसका करेक्ट जो है हो जाएगा अगर एनसीईआरटी ने बोनस जो एनटीए वालों ने नहीं दिया, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर जा सकता है 1, लेकिन एनसीईआरटी भी एरो में शो कर रही है इस चीज को कि यहाँ पर सोडियम और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हेनले के लूप में होती है, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाली क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं कि वाटर के परमिएबल है डिसेंडिंग, और असेंडिंग में पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट की हो रही है। खुद ही उसने क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है, ठीक है। तो वो तो बस अगर हम मान ले कि उसने नहीं दिया तो ये आंसर, मतलब माइट भी बोनस हम लिख सकते हैं। हाँ, तो माइट भी बोनस जो है इसको लिखा है जी, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा, देखा जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन फिर आया ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन से मैम। तो ये है assertion reason question है, the logistic growth model of population is considered more realistic than the exponential growth model। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो लॉजिस्टिक कर्व होता है उसका मॉडल जो होता है हमारा वो कैरिंग कैपेसिटी से नीचे रहता है और वही रियलिस्टिक मॉडल है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो जाती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो मॉडल है वो जे शेप कर्व जो जाता है वो रियलिस्टिक नहीं होता। तो बात बिल्कुल ठीक है, रिसोर्सेज आर फाइनाइट, और ये रीजन भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो की होता है हमारे कैरिंग कैपेसिटी से नीचे रहता है, उससे ऊपर नहीं निकल सकता। तो ये इसीलिए ही है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में। तो दोनों बातें सही हैं, असर्शन सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन जाएगा बोथ ए एंड आर करेक्ट। सेकंड चला जाएगा। हाँ, सेकंड जाएगा मैम, आंसर सेकंड।
ये फिर से लॉजी का लोकोमोशन के भी काफी क्वेश्चन इस बार हाँ, पूछे गए locomotion से और भी। इसमें नीट 2026 वाला जो इससे पिछला पेपर आया था उसमें भी लोकोमोशन के काफी क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन है वर्टिब्रा के ऊपर की वर्टिब्रल कॉलम में ऊपर से नीचे तक अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए नेक में सर्विकल वर्टिब्रे, फिर बैक में जाएंगे थोरेसिक वर्टिब्रे, लोअर बैक पे जाएंगे तो लंबर वर्टिब्रे, और फिर हिप रीजन में आ जाएंगे तो सैक्रम जो है हमें देखने को मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता हमें बाकी की स्टेटमेंट्स पढ़नी भी चाहिए कि सर्विकल वर्टिब्रे, थोरेसिक वर्टिब्रे, लंबर और सैक्रम डायरेक्ट इसका आंसर जो है आंसर वन। ठीक है। अब ये बॉटनी से आया मैम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इस टॉपिक से भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है और ऐसा मैचिंग क्वेश्चन बनना भी बहुत ही रहता है। बच्चे जानते हैं कि इससे क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम देखेंगे बोथ स्पीशीज पॉपुलेशन इंटरेक्शन से क्वेश्चन है। बोथ स्पीशीज आर हार्म, दोनों स्पीशीज हार्म होती हैं कंपटीशन में। तो ए ऑप्शन का थर्ड जाता है। वन स्पीशीज इज हार्म्ड एंड अदर इज बेनिफिट। प्रीडेशन में ऐसा होता है, एक प्रीडेटर प्रे को मार लेता है। तो बी जाएगा हमारा फर्स्ट। बोथ स्पीशीज आर बेनिफिट, दोनों स्पीशीज को बेनिफिट म्यूचुअलिज्म में होता है। तो सी का हमारा जाएगा सेकंड। और ये डी है वन इज बेनिफिट व्हाइल द अदर हैज नो इफेक्ट। कमेंसलिज्म में ऐसा होता है कि एक को बेनिफिट मिला और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो देखिए मैम क्या ऑप्शन बनेगा इसमें। ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, सी का फर्स्ट सेकंड बन है। जाएगा सर, ये तो आंसर वन। आंसर वन। If the diploid chromosome number of typical angiosperm is 36, what would be the chromosome number in its endosperm? तो ये क्वेश्चन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से सेल साइकिल से दोनों से थोड़ा सा रिलेट कर दिया है। तो अगर हम बात करें टिपिकल एंजियोस्पर्म में डिप्लॉइड क्रोमोसोम मतलब 2n की जो बात है वो तो दैट इज 36। और ठीक, 3n निकालना होगा। हमने 3n निकालना है। तो मैम हम पहले n निकाल लेंगे। n आएगा हमारा 18। ठीक, और तो हमने 3n निकाल देना है। तो 18 की 54 मल्टीप्लाई हम 3 से कर देंगे, आंसर आ जाएगा 54। तो आंसर इज फोर्थ। अब देखिए इस टॉपिक से भी बैक ईयर में अच्छे क्वेश्चंस बने हैं, लेकिन इस बार बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इससे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम सिंथेसाइजेस प्रीकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो जो हमारा आरएनए होता है तो मैम न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो उस ट्रांसक्रिप्शन में एक एचएनआरएनए बनता है और उसके बाद मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनकर बाहर आता है और ये काम कराता है हमारा आरएनएपी सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आंसर जा रहा है हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन तो सर ये बॉटनी जूलॉजी दोनों से में मिक्स है मैम। तो प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग होते हैं। बिल्कुल सही जी। बात है कि अपने आप वो रेप्लिकेट कर सकते हैं, इसीलिए हम उन्हें एज अ वेक्टर भी यूज किया जाता है क्योंकि सही रहते हैं। उसके बाद प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये बात भी बिल्कुल सही है मैम। कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका आंसर तो सीधा ही है, आंसर 2। आंसर 2, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये देखिए मैम ये भी एक थोड़ा सा क्वेश्चन तो सिंपल है, सीधा है, बट इस लाइन पे भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल जाती है कभी कभी। हाउ मेनी थीका आर प्रेजेंट इन ईच लोब ऑफ अ टिपिकल बाइलोब एंजियोस्पर्म। एनसीईआरटी की लाइन है कि एक लोब में 2 थीका होंगे। तो एक लोब ये आपके एंथर का 2 लोब, इसका एक लोब बोल रहे हैं तो इसमें हम देखें तो 2 थीका देखे जाते हैं। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं तो इसमें क्योंकि कि 4 थीका होंगे कि कितने थीका होंगे, बट अगर लोब की बात की जाएगी तो बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। आंसर जाएगा हमारा 2 थीका प्रेजेंट होंगे। फिर से जूलॉजी का क्वेश्चन जो है ये आया हमारा फिर से इवोल्यूशन से भी इस बार कई क्वेश्चन जो है बन गए हैं। नहीं तो पहले ऐसा रहता था कि इवोल्यूशन से 2-3 क्वेश्चन जो थे बनते थे, लेकिन इस बार चौथा क्वेश्चन है इवोल्यूशन का। तो नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो नेचुरल सिलेक्शन में हम 3 तरह के ग्राफ पढ़े थे, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन और डिसरप्टिव सिलेक्शन। अगर हम देखें तो ये था हमारा बैलेंसिंग सिलेक्शन का ग्राफ की मीन वैल्यू सेलेक्ट होती थी। अगर हम डायरेक्शनल सिलेक्शन बोले तो पीक जो है हमारी वो एक साइड पे शिफ्ट हो जाती थी, और अगर 2 पीक बन गए मतलब 2 पेरिफेरल वैल्यू सेलेक्ट हो रही है और मीन वैल्यू सेलेक्ट हो ही नहीं रही है, तो इसे क्या बोल देते थे, डिसरप्टिव सिलेक्शन। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग या स्टेबलाइजिंग बोल दी, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव। तो आंसर जो इसका चला जाएगा अपने पास A, C एंड D। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन थर्ड जाएगा। ऑप्शन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इकोसिस्टम से आया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर इज यूनिडायरेक्शनल। ये बात बिल्कुल सही है, एनर्जी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक एक ही सीधी एक डायरेक्शन में जाती है। एनर्जी पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैम एक लेवल से दूसरे लेवल तक एनर्जी लिंडमैन का 10% लॉ फॉलो होता है और एनर्जी घटती चली जाती है हर लेवल पर, तो उसका ग्राफ, उसका पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। तीसरे ऑप्शन की बात अगर हम करें, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलो दी 1% लॉ, दैट इज नॉट 1%, दैट इज 10%। तो हमारे ए और बी दो ही ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए इसका आंसर जाएगा थर्ड चला जाएगा। तो ये बेटा क्वेश्चन आया है हमारा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, हार्मोन्स पे क्वेश्चन आया है। तो अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो जाए तो दो ही चीजें हो सकती है, एक होती है हमारी एक्रोमेगैली अगर एडल्ट्स में बढ़ रहा है, और एक क्या होता है गाइजेंटिज्म। गाइजेंटिज्म क्या होता है बेटा, अगर बचपन में ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया, एबनॉर्मल हाइट का क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो ए का जो अपना चला जाएगा 3, क्योंकि हमारे पास गाइजेंटिज्म वाली कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करें तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवुलेशन को ट्रिगर करता है, पीछे भी इस पे सेम ही एक क्वेश्चन आ चुका है स्टेटमेंट बेस्ड, तो या तो किसी के दोनों सही होंगे या फिर दोनों ही किसी के गलत होंगे। तो ए का 3 और बी का हो जाएगा अपने पास 4। फिर आगे आया वैसोप्रेसिन, एडीएच की बेटा बात करें तो ये रीएब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर की, इलेक्ट्रोलाइट्स की भी एनसीईआरटी लिखती है, लेकिन इसका मेन काम क्या है, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाना। सी का 1 एंड डी का क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग दी चाइल्ड बर्थ। तो ऑप्शन आपका थर्ड जा रहा है, ए का थर्ड, ए का थर्ड हो गया, बी का 4 हो गया, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। हाँ, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से क्वेश्चन आया है हमारा, इम्यूनिटी पे क्वेश्चन है कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की बात करी गई है। तो फर्स्ट उन्होंने बोन मैरो दिया है, हमें पता है बोन मैरो एंड थाइमस दोनों प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में काउंट किए जाते हैं। तो हमारे पास ए एंड डी जो है वो हो गए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, और टॉन्सिल, स्प्लीन, अपेंडिक्स ये सारे क्या हो जाते हैं, पियर पैचेस, ये सारे क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो आंसर क्या जाएगा इसका, बी एंड सी। बी एंड सी, तो ऑप्शन थर्ड। फिर आया 179 पीसीआर का क्वेश्चन। पीसीआर के 3 ही स्टेप्स हैं, एक है हमारा डीनेचुरेशन, फिर एनीलिंग और थर्ड क्या है, एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगी। फिर जब प्राइमर की बाइंडिंग, यहाँ पर भी क्वेश्चन में प्राइमर की बाइंडिंग पूछी गई है कि प्राइमर बाइंड टू डीएनए स्ट्रैंड इन दी कौन से स्टेप में करता है, एनीलिंग स्टेप में, ठीक है। फिर टैग पॉलीमरेज एक्सटेंशन वाले स्टेप में क्या कर देगा, उसको एक्सटेंड कर देगा और हमारे पास एक कॉपी जो है और इसकी बन जाएगी। तो हमारा इस प्राइमर वाले का आंसर क्या होना चाहिए, फोर्थ एनीलिंग। फोर्थ। तो मैम दिस इज द लास्ट क्वेश्चन नाउ। मुझे लगता है ये बॉटनी का होगा। हाँ, ये बॉटनी है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो फिर ये जेनेटिक्स से पूछा, जेनेटिक्स से कितना भी अवॉइड करें बट 3-4 क्वेश्चन तो जेनेटिक्स लेके ही जाएगा। तो स्टेटमेंट पहला है, डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स मुझे लगता है कि शायद वो 21 वाला हो जी, ये तो इसमें ऑटोसोमल 21st क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, ट्राइसोमी है वो। दूसरा ऑप्शन है, टर्नर सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम। इसमें भी यही होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में बढ़ता है और इसमें कम होता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, तो इसमें जाएगा बोथ आर इनकरेक्ट। तो ऑप्शन जाने वाला है अपना, हमारा हो गया ये ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड। हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ बायोलॉजी का। वी आर दी स्कॉलर एंड टीम। सभी बच्चों को मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ आया होगा और सबने बहुत अच्छे से अपने आंसर्स मैच किए होंगे। फॉर एनी डाउट और एनी क्वेश्चन आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं वहाँ पर कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो। थैंक यू। थैंक यू।